मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, जहां पर हम अपने ब्रोकन एजुकेशन सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में हम अपने स्कूलों की नींव में दरारों का पता लगाएंगे और उन मुद्दों को चर्चा करेंगे जिनको अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि हम स्टूडेंट्स, टीचर और पेरेंट्स के सामने आने वाली जितनी भी चुनौतियां हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये चुनौतियां एक ऐसी प्रणाली में है जिसको बदलाव की सख्त जरूरत है। यह जो समय है, यह हमारे शैक्षणिक संस्थानों के यानी कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की खामियों पर प्रकाश डालने के लिए और साथ ही सभी के लिए उज्जवल भविष्य के लिए काम करने का समय है। आइए, ये जो स्थिति बनी हुई है इसको चुनौती दें और बेहतर कर के लिए प्रयासरत रहें। भारत के अंदर 2022 के आंकड़ों के अगर हिसाब देखा जाए तो 26,52,35,830 बच्चों ने इनरोल्ड किया था, जिसमें से 12.73 करोड़ फीमेल्स थी और 13.79 करोड़ मेल्स थे। अगर आप इनरोलमेंट रेट की बात करें तो इनरोलमेंट रेट अगर प्राइमरी स्कूलों में 100.13% का था, तो अब आपका अगर सेकेंडरी स्कूल के इनरोलमेंट रेट देखें तो वो 79.56% है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई करते करते 21% बच्चों का ड्रॉप आउट हो गया। यानी कि 21% बच्चे आपका वो अपनी सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई भी नहीं कर पाए। अगर ड्रॉप आउट रेट की बात करें तो इंडिया की सबसे हाई ड्रॉप आउट रेट देखा जाता है। बच्चों में ड्रॉप आउट रेट का जो मेन कारण देखा जा रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल्स पर, उसका कारण है आपका पॉवर्टी, स्कूल से घर की बहुत अधिक दूरी और आपका चाइल्ड मैरिजेस और आपका स्कूलों में टॉयलेट का प्रबंध ना होना। ये सब चाहिए रीजन है जो बच्चों में देखा जा रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर बहुत अधिक ड्रॉप आउट्स का कारण। यानी कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, वो स्कूल ही नहीं जा पा रहे हैं, वो कुछ टाइम बाद छोड़ दे रहे हैं स्कूल को। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा हायर एजुकेशन सिस्टम में आता है, यानी कि इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। 58,000 के आसपास इसमें इंस्टीट्यूट हैं, जिसमें 43.3 मिलियन स्टूडेंट इनरोल्ड करते हैं, यानी कि आपके 4 करोड़ के आसपास। अगर भारत के अंदर चाइल्ड एजुकेशन की बात की जाए तो 35 मिलियन बच्चे यानी कि आपके 3.5 करोड़ बच्चे जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष की है वो स्कूल ही अटेंड नहीं करते हैं। 53% लड़कियां जिनकी उम्र 5 से 9 वर्ष की हैं वो इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं। 53% बस्तियों में सिर्फ आपका प्राइमरी स्कूल है और इनमें 20% बस्तियों में सिर्फ सेकेंडरी स्कूल है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर प्राइमरी स्कूल के बच्चे पढ़ लेते हैं, प्राइमरी स्कूल तक बच्चे पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद बच्चों को आपका सेकेंडरी लेवल की पढ़ाई करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है या उनकी डिस्टेंस बहुत अधिक हो जाती है, जिससे बच्चों को ड्रॉप आउट करना पड़ जाता है। अगर एजुकेशन गैप की बात करें तो रूरल एरिया में जो आपके ग्रामीण इलाके हैं वहां पर बॉयज और गर्ल की शिक्षा के बीच में बहुत अधिक गैप है। गर्ल पे वहां को पढ़ाने पे बहुत अधिक जोर नहीं दिया जाता है, जिसके कारण ये गैप एक खाई की तरह बनता जा रहा है। अगर पार्टिसिपेशन रेट की बात करें तो सबसे कम पार्टिसिपेशन रेट आपका माइनॉरिटीज और रूरल एरिया में ही देखा जा रहा है। प्राइवेट ट्यूशन की बात करें तो 7 करोड़ बच्चों के आसपास प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या ट्यूशंस में पढ़ रहे हैं, जिसमें माता पिता अपनी कुल आय का 1/3 भाग झोंक रहे हैं उनको पढ़ाने के लिए। इतना ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो ये कुछ चौंकाने वाले आंकड़े हैं जिसको लेकर हमें कुछ जागरूक होने की जरूरत है। कुछ अगर अदर प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो उसमें नंबर 1 पे आपका आता है लेक ऑफ बजट। अगर आप एजुकेशन सिस्टम की बात लेकर चलें तो इसको लेकर इतना कोई खास बजट हमारी गवर्नमेंट का नहीं है। नंबर 2 पर आता है टू मच प्रेशर ऑन ग्रेड्स। हम लोग ग्रेड्स पे बच्चों के बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं उनको, ये भी एक प्रॉब्लम है। हम लोग फोकस नहीं करते हैं उसकी ओवरऑल ग्रोथ पर, और हम हमेशा बच्चों को कंपटीशन की भावना बहुत ज्यादा जगा के रखते हैं। और टू मच कंपटीशन, इतना ज्यादा कंपटीशन होना भी दोस्तों ठीक नहीं है। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, यदि कोई बच्चे को रोट लर्निंग यानी कि आपका रट्टाफिकेशन और आपका एग्जाम ग्रेड पे इतना ज्यादा प्रेशर दिया जाएगा, आपको एक ऐसा सिस्टम पसंद आता है या फिर एक इस तरीके का सिस्टम पसंद आता है जिसके अंदर बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग, उनको स्किल डेवलपमेंट और उनको प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा दी जाए और ग्रेड पे बहुत ज्यादा फोकस ना किया जाए? ये मुद्दा कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है।
इस मुद्दे को उठाना दोस्तों इस वजह से जरूरी है क्योंकि एजुकेशन के द्वारा हम अपने बच्चों को फ्यूचर के चैलेंजेस के लिए तैयार करते हैं। और यदि एक इनइफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम होगा तो वो बच्चा फ्यूचर में आने वाली चैलेंजेस और जो आपकी मॉडर्न लाइफ है या मॉडर्न आपका वर्ल्ड है इसमें टिक नहीं पाएगा। यानी कि जो वर्कफोर्स या मैन पावर जो इकोनॉमी हमारी बढ़ाएगी, ये जो रेडी हो रही है, जब ये इल स्किल्ड होगी या फिर अच्छे से स्किल्ड नहीं होगी तो ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी को गिराने में मदद कर देगी, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। एक ब्रोकन एजुकेशन सिस्टम हमेशा फेल होगा सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने के लिए। यानी कि जो हमारी मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, जो हमारा गरीब तबका है, उसको जो एजुकेशन रिसोर्सेज मिलेंगे वो बहुत कम, और जो हमारा जो अमीर तबका है उसको एजुकेशन रिसोर्सेज बहुत ज्यादा मिलेगी, जिससे ये इनइक्वालिटी का गैप बन जाएगा और एक खाई की तरह सामने आएगा। इस वजह से हमारा एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम होना बहुत जरूरी है। एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम आपको क्वालिटी एजुकेशन देगा जो आपको फ्यूचर की जॉब्स के लिए प्रिपेयर करेगा। एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम आपका इक्वालिटी को प्रमोट करेगा, इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करेगा और ऐसे स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा जिसकी आपको जरूरत है 21st सेंचुरी में। भारत के अंदर जो करंट एजुकेशन सिस्टम है इसमें 3 चीजें हैं जिसमें सुधार की जरूरत है। नंबर 1 आपका रोट लर्निंग, नंबर 2 आपका लैक ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स और नंबर 3 आपका आउटडेटिंग करिकुलम। रोट लर्निंग का दोस्तों मतलब हुआ जिसका यूज भारत के एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा होता है, यह है मेमोराइजेशन, यानी कि रट्टाफिकेशन, कि बस रटते रहो, किसी एक क्वेश्चन को बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो और तब तक पढ़ते रहो जब तक वो याद ना हो जाए, जिससे कि आपके ग्रेड्स अच्छे हैं। लेकिन इसकी जगह पर और कंट्रीज और जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर आपका क्रिटिकल थिंकिंग और प्रैक्टिकल स्किल्स के बलबूते पर आपको पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ आपका क्रिएटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाए जाते हैं। नंबर 2 आपका था लैक ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स। हमारा एजुकेशन सिस्टम ज्यादातर जो फोकस करता है वो थ्योरेटिकल नॉलेज पर करता है। थ्योरेटिकल नॉलेज से दोस्तों कभी भी आप रियल वर्ल्ड चैलेंजेस को पार नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको होना चाहिए प्रैक्टिकल स्किल्स की नॉलेज, और जो भी आप थ्योरी पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए। इस तरीके का आपका एजुकेशन सिस्टम बनना चाहिए। नंबर 3 हमारा हमने बात करी थी आउटडेटेड करिकुलम। जो हमारी करंट डेवलपमेंट हुई है उसके हिसाब से हमें अपना करिकुलम अपडेट करना चाहिए। जो आपका ट्रेंड चल रहा है और जो आपका एकदम एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट है उसके हिसाब से हमें अपना करिकुलम टाइम टाइम पर अपडेट करना चाहिए, जो ऐसा होता हुआ हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में नहीं दिखाई देता। जो 10 साल से पहले बच्चे पढ़ रहे थे, आपको पता होगा बाद में भी काफी हद तक वही हमारा जो है बुक्स वगैरह चलती रहती हैं। अब हम बात करेंगे कि भारत के एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए एक्सपर्टों की क्या राय थी। सबसे पहले मैं जिस एक्सपर्ट की बात करना चाहूंगा वो है अनुराग बेहार, जो आपके सीईओ हैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के। इन्होंने वकालत की है एजुकेशन सिस्टम के अंदर होलिस्टिक अप्रोच की। होलिस्टिक अप्रोच एजुकेशन सिस्टम के अंदर यानी कि किसी भी इंडिविजुअल्स की स्पिरिचुअली, इंटेलेक्चुअली, फिजिकली और इमोशनली उसको डेवलपमेंट करना। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि सिर्फ एकेडमिक नॉलेज पे आपको फोकस रहकर बात नहीं बनेगी, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग और लाइफ स्किल्स के बारे में भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। डॉक्टर बिहार ने कंटिन्यूस टीचर ट्रेनिंग की भी वकालत करी और साथ में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को अच्छे से अच्छी तरीके से इम्प्रूव करने के लिए भी वकालत की है। हमारी दूसरी एक्सपर्ट हैं रुक्मणी बनर्जी, जो कि आपकी सीईओ हैं प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की। उन्होंने पर्सनलाइज्ड लर्निंग और इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स की वकालत की है, यानी कि स्टूडेंट्स को अलग अलग तरीके से और अलग अलग मेथड्स का यूज करके बच्चों को सिखाने की कोशिश करना। इन्होंने एक्सपर्ट लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और आपका टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन का यूज करके इसको अच्छे तरीके से स्कूल में और आपका पढ़ाई में यूज करके बच्चों को अच्छे से इफेक्टिव तरीके से पढ़ाने की वकालत की है, जिससे बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए कि आपका जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको वो प्रैक्टिकल नॉलेज की तरह समझे, एक
रोट लर्निंग की तरह नहीं, जिसमें वो रटा जा रहा है, बस एक चीज को पढ़ पढ़ के रटा जा रहा है और उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा। रोहन एक लड़का है हाई स्कूल का, उसने भी अपनी एक राय दी है। उसका कहना है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो ज्यादा से ज्यादा आपका प्रैक्टिकल लर्निंग और आपका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के ऊपर होना चाहिए। उसने ये भी सजेस्ट किया है कि स्कूल में बच्चों को कम ही एज से वोकेशनल ट्रेनिंग देखनी शुरू कर देनी चाहिए, जिससे कि वो रियल जॉब मार्केट के लिए बचपन से ही तैयार होना शुरू हो जाए। एक और एक्सपर्ट डॉक्टर किरण कुमार सिंह, जो कि आपका एजुकेशन पॉलिसी एनालिस्ट हैं, इनका भी इस चीज को लेकर कहना है कि कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म की जरूरत है एजुकेशन सिस्टम को। यानी कि पूरी तरीके से वो चाहती हैं कि पूरा आपका इसमें संशोधन हो इस पॉलिसी में। इन्होंने टीचर ट्रेनिंग को इनहेंस करने की बात कही और साथ ही करिकुलम को टाइम टाइम पर अपडेट करने के लिए भी कहा, जिससे कि आपका करिकुलम जो आपकी जॉब मार्केट की नीड है उसको पूरा करता हो। अब हम बात करेंगे रिकमेंडेशन और सॉल्यूशन की, यानी कि किस तरीके के एजुकेशन सिस्टम के अंदर रिफॉर्म लेकर आने चाहिए। सबसे पहला सॉल्यूशन मैं दूंगा, इंक्रीज फंडिंग इन मार्जिनलाइज्ड एरिया। दोस्तों, हमें अपने ऐसी जगह पे स्कूलों को फंडिंग करनी चाहिए जहां पे लो इनकम एरिया है, जिससे कि वहां पर भी बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिल सके अच्छा क्वालिटी वाली एजुकेशन, तथा साथ ही आपके सभी तरीके के रिसोर्सेज भी उनको मिल सके। दूसरा मैं सॉल्यूशन बताऊंगा इनइक्वालिटी को लेकर। हमें इस तरीके की गवर्नमेंट को हमारी पॉलिसीज लेकर आनी चाहिए जिससे कि हमारे स्कूल में इनइक्वालिटीज दूर हो सके। दोस्तों, हमारे कई तरीके के स्कूल हैं हमारे देश के अंदर, कुछ बहुत ही अच्छे हैं और कुछ की हालत बहुत ही बेकार है। तो ये जो बहुत ज्यादा पुअर कंडीशन में जो हमारे स्कूल्स हैं, इनका ध्यान रखा जाए और इस तरीके की पॉलिसीज लेके आए तो यहाँ पे भी आपके क्वालिटी एजुकेशन की बढ़े और साथ ही आपका यहाँ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और आपका हर तरीके का जो आपका अच्छा एनवायरनमेंट हो वो इनको भी मिले, ताकि आपका अच्छे स्कूल और जो आपका थोड़े मार्जिनलाइज्ड स्कूल हैं उनके बीच में गैप कम हो। तीसरी मैं बात करना चाहूंगा टीचर ट्रेनिंग और सपोर्ट को लेकर। स्कूलों में टीचरों की ट्रेनिंग होनी चाहिए और उनके टीचिंग मेथड को समय समय पर बार बार बदलाव करते रहना चाहिए और इनको अलग अलग तरीके की टेक्निक्स और स्किल सिखानी चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये टेक्निक बहुत ज्यादा डाइवर्स होनी चाहिए ताकि हर तरीके के बच्चे को ये टेक्निक से अलग अलग टेक्निक से चीजें समझ में आई जा सके। क्योंकि हर स्कूल में दोस्तों कुछ बच्चे को जल्दी समझ में आता है, कुछ बच्चों को देर में समझ में आता है। तो दोनों तरीकों के बच्चों को समझाने के लिए हर तरीके की टेक्निक्स का यूज करना चाहिए और ये तभी हो पाएगा जब हम टीचर को अच्छी अच्छी स्किल ट्रेनिंग्स देंगे। चौथा मैं बात करूंगा करिकुलम रिफॉर्म की। दोस्तों, हमारा जो सिलेबस होता है स्कूल का, ये कई सालों से एक जैसे ही चलता हुआ आ रहा है। हमें ये समय समय पर चेंज करना पड़ेगा, अपने करिकुलम को बार बार अपडेट करना पड़ेगा। किसको सोचकर? हमें बाहर की जॉब और बाहर की जो 21st सेंचुरी में जो बाहर की इंडस्ट्रीज, बाहर की जॉब्स की जो डिमांड है, उसको लेकर बार बार अपने करिकुलम को अपडेट करना बहुत जरूरी है। अगर आप बाहर की कंट्रीज की बात करें तो अमेरिका में तो एक एक दिन में करिकुलर में अपडेट कर दिया जाता है, वो भी इंटरनेशनली देखकर कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में कोई चेंज आता है तो वो अपने स्कूलों में करिकुलम को चेंज कर देते हैं। अब मैं इसमें एक और रिफॉर्म की बात करूंगा, वो है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। यदि हम अपने क्लासरूम या स्कूलों में टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन करें पढ़ाई के लिए, जैसे कि आपका चाहे वो आपका हर स्कूल में प्रोजेक्टर का यूज करना हो, चाहे आपको डिजिटली किसी बच्चों को अपने स्कूल के अंदर पढ़ाना हो, तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन स्कूल के अंदर लाकर हम बच्चों को एक इफेक्टिव वे से क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं, जिससे वो बच्चा ज्यादा डिपेंड नहीं होगा कि थ्योरी ही उसे याद करनी है रोट लर्निंग का प्रोसेस करके, बल्कि वो प्रैक्टिकल स्किल्स देख के सुन के अपनी चीजों को याद कर सकता है और समझ सकता है। अब हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट द्वारा एजुकेशन पॉलिसीज में क्या बदलाव किए गए और क्या रिफॉर्म्स लाए गए। सबसे पहले 1986 में एक एजुकेशन रिफॉर्म लेकर आया गया था। इसके 6 साल बाद 1992 में इसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन किया गया। देखा जाए तो अगर अच्छे तरीके से रिफॉर्म को लेकर आया गया तो वो आपके 34 ईयर्स आफ्टर, यानी कि 34 साल बाद 2020 में लेके आया गया, जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से जाना गया। यह एक बहुत बड़ा रिफॉर्म लाया गया। इसके अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव लाया गया। जहां पहले 10+2 का स्ट्रक्चर चलता था, वहीं अब यहाँ पर 5
+3+3+4 का स्ट्रक्चर चल रहा था। अब आप समझ सकते हैं यहाँ 5 का मतलब हुआ 3 साल से लेकर 8 साल के बच्चे की पढ़ाई, और आपका इससे आगे हुआ 8 साल से 11 साल के बच्चों की पढ़ाई, और उसके बाद आपके हुआ 11 साल से 14 साल के बच्चों की पढ़ाई, और एंड में जो आपका हुआ वो हुआ 14 साल से 18 साल के बच्चों तक की पढ़ाई। एनईपी 2020 में एसेंशियल लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग और ग्रेट फोकस किया गया एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पर। इस रिफॉर्म का उद्देश्य छात्रों को 21st सेंचुरी की स्किल से रूबरू कराना था। इस रिफॉर्म के अंदर एनसीईआरटी द्वारा एनसीएफएसई एक नई संस्था खोलने की बात है, जो कि आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन की जैसी संस्था को खोलने की बात है, जो करिकुलम के अपडेट होने पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखेगी। इस रिफॉर्म के अंदर आपका ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो को 50% तक बढ़ाने की बात है 2035 तक। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में 3.5 करोड़ सीट नई ऐड की जाएगी। इसके अनुसार इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में अगर टीचर ट्रेनिंग की बात करें तो एक नई संस्था NCFTE, जिसका मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, एक ऐसी संस्था बना दी गई है जो NCERT से सलाह लेगी और टीचर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 4 इयर्स की इंटीग्रेटेड BEd होगी, और जो घटिया स्तर की टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इस रिफॉर्म में छात्रों को फाइनेंशियली सपोर्ट करने की बात कही गई है। SC, ST और OBC छात्रों की योग्यताओं को और प्रोत्साहित किया जाएगा। स्कॉलरशिप मिलने वाले छात्रों का और ज़्यादा समर्थन करने के लिए और उनको ट्रैक करने के लिए एक आपका नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, यानी कि आपका राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल को खोला जाएगा। जो आपका प्राइवेट हाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको अपने छात्रों को भारी मात्रा में छात्रवृत्ति यानी कि आपकी स्कॉलरशिप और मुफ्त शिक्षा देने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को जल्दी से जल्दी बढ़ाने के लिए काम करेंगे, ताकि इसको GDP के 6% तक पहुंचाया जा सके। ऐसा इस रिफॉर्म में कहा गया है। आपको पता है दोस्तों, इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बहुत बड़े बड़े वादे हैं। ये अपना काम कर रही है, और ये अपने आप में अगर इस रिफॉर्म को लेकर आया जाता है और इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो जाता है तो आपका ये हमारे लिए, हमारे स्कूलों के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग और आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली चीज़ें जो हैं इसके अंदर दे रखी हैं, जिसके बारे में हमने पहले बात कर रखी है। और अगर ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाए तो ये हमारी एजुकेशन सिस्टम के लिए कहीं ना कहीं अच्छी है। अब जैसा कि इसमें कहा गया है कि जल्दी से जल्दी 6% की GDP तक जो है बजट लाने की बात है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन अभी तक जो GDP रेट है शिक्षा के क्षेत्र में वो 3.5% से भी कम है। इतनी ज़्यादा बड़ी जनसंख्या में, जहाँ पर इतने ज़्यादा छात्र स्टूडेंट हैं, इतने टीचर हैं, इतने स्कूल हैं, वहाँ पर इस तरीके की इम्प्लीमेंटेशन करने में अभी थोड़ा समय लगेगा। पर हमें अपनी तरफ से भी प्रयासरत रहना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वह अपनी तरफ से जल्दी इस चीज़ को लागू करवाए सभी क्षेत्रों में। ये जो एजुकेशन से हमारी लड़ाई है, ये दोस्तों सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है और सिर्फ हमारी नहीं है, इसमें हम सबको एक साथ आना पड़ेगा। चाहे हमारे अभिभावक हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, हम सबको मिलकर एक साथ प्रयासरत करना पड़ेगा इससे अच्छे से लड़ाई करने के लिए और अपने इंडिया को एक अच्छा एजुकेशन पॉलिसी वाली कंट्री बनाने के लिए। एंड में मैं दोस्तों आपसे यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है इसको डेफिनेटली बदलाव की ज़रूरत है। इस वीडियो के माध्यम से हमने अपने एजुकेशन सिस्टम की जो खामियां हैं उनको उजागर किया। समस्या जैसे कि आपकी पुरानी शिक्षण पद्धतियाँ, लैक ऑफ रिसोर्स, शिक्षा तक पहुंचने में असमानता जिसके वे हकदार हैं, इससे उनके भविष्य की संभावनाएं प्रभावित हो रही हैं। नीति निर्माताओं, शिक्षकों और आपके अभिभावकों को एक अच्छी शिक्षा प्रणाली को बनाने के लिए एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आना बहुत ज़रूरी है। साथ मिलकर हमें टूटी हुई शिक्षा प्रणाली को ठीक करके अपने भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छे और उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद।
और याद रखें कि बदलाव हमसे शुरू होता है। मेरा चैनल आपको जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।